कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं। आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? अरे तेरे कारण तो कुत्ता भी न मरे बेगैरत, दूसरे गांव का साथ देते है गद्दार। रुपया क्या है फिर? रुपया क्या है? मिट्टी की तरह एक बेजान और बेकार चीज। मैं ऐसे कानून और इंसाफ के खिलाफ बगावत करना अपना फर्ज समझता हूँ। जालिम ब्रूटस के खिलाफ मैं सारे रोम को खड़ा कर दूंगा। आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूँ, कल एक पुलिस अफसर की हैसियत से। तो दिखा अपनी उड़ान अब, जो खड़ा तू और जो खड़ा मैं। मुजरिम हूँ मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूँ, जिसका जर्रा जर्रा मेरे जमीर को ललकारता है। नमस्कार, मैं हूँ विनोद विप्लव। आपने जो अभी डायलॉग सुने वो उस एक्टर के हैं जिनको दुनिया ट्रेजेडी किंग के नाम से जानती है। तो आज हम ट्रेजेडी किंग यानी दिलीप कुमार के बारे में, दिलीप कुमार के योगदानों के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनके अभिनय के बारे में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और जिन्होंने कई किताबें लिखी है फिल्म के बारे में, और जिनका कई फिल्मी दुनिया के कई शख्सियतों के साथ उनका गहरा ताल्लुकात रहा है। तो दीपक महान साहब हैं हमारे साथ, और साथ में जुड़े हुए हैं दिलीप कुमार पाठक जी, जो अभी जुड़ेंगे। तो इस चर्चा को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं दीपक महान साहब, जो आगे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो दीपक महान साहब से जानेंगे, और दीपक कुमार पाठक जी भी है, तो उनसे भी जानेंगे कि दिलीप कुमार के योगदान के बारे में, उनके क्या योगदान। असल में दिलीप कुमार साहब की पुण्यतिथि 7 जुलाई को है, और जो अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था कि जो एक्टर आज का या पहले का जो एक्टर यह कहता है कि उस पर दिलीप कुमार का प्रभाव नहीं है, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या उसको एक्टिंग की समझ नहीं है। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दिलीप कुमार जी तो हैं ही जुड़े हुए, और दीपक महान साहब हैं। तो सबसे पहले इसी बात पे चर्चा करते हैं। दीपक महान साहब से जानते हैं कि क्या दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग का नाम दिया गया, तो क्या उनको ट्रेजेडी किंग ही कहा जा सकता है, जाना चाहिए, या उनसे ट्रेजेडी किंग से भी आगे थे? तो दीपक महान साहब, आप अपनी राय जो है इस बारे में आप बताएं दर्शकों को। सभी को मेरा आदाब, नमस्कार। मेरा ये कहना है कि दिलीप कुमार को जो लोग ट्रेजेडी किंग कहते हैं, वो वही वाली बात दोहरा रहे हैं जो अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि वो समझते नहीं है कि एक्टिंग क्या होती है, क्योंकि वो इतने संपूर्ण कलाकार थे, इतने संपूर्ण एक्टर थे, जिसको कि अंग्रेजी में एक कंप्लीट एक्टर कहा जाता है। वो ट्रेजेडी भी, कॉमेडी भी, रोमांटिक भी, हर तरीके की जो अभिनय की एक कहना चाहिए गहराइयां हैं और जो मापदंड है, उन पे वो खरे उतरते थे। और उनको कुछ लोगों ने, जो फिल्मी पत्रिकाएं चलाते थे, उन्होंने क्योंकि शुरुआत में काफी सारे रोल बहुत सीरियस किए, इस कारण से उन लोगों ने उनको एक निकनेम दे दिया, ट्रेजेडी किंग। लेकिन ये अपने आप में उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो कला कौशल है, उसके लिए ये एक तरीके से मैं समझता हूं अपमान की बात है। वो बहुत होलसम एक्टर थे। दूसरी बात यह है कि एक तरफ बहुत सारे पर्वत हैं और एक तरफ माउंट एवरेस्ट, उसी तरीके से दिलीप कुमार को देखा जाता है। आप ये समझिए, ये बात उन लोगों के समझ में आएगी जो या तो फिल्म कला को, नृत्य को, ड्रामा को, साहित्य को समझते हैं। जिस समय दिलीप कुमार साहब फिल्मों में आए, फिल्म एक अपने आप में बहुत ही
नेसेंट आर्ट था, यानी कि बहुत ही नया एक आर्ट था दुनिया का। इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी थी और इसकी जो विधाएं थी वो कोई सिखा नहीं रहा था, लोग अपने आप प्रयास करके प्रयोग करके बहुत सी चीजें सीख रहे थे। दिलीप कुमार वो एक्टर रहे, दुनिया के जो 3-4 एक्टर हैं 1940 के आसपास, जिन्होंने कि एक्टिंग के कुछ बाउंड्रीज बनाई, एक्टिंग के कुछ मापदंड स्थापित किए कि इसके हम एक्टिंग को तोल सकते हैं। उस समय किसी को भी, जो भी भारत में एक्टर्स थे, वो पारसी थिएटर से इतने ज्यादा ग्रसित थे कि वो बहुत ऊंचा बोलते थे, उनका भाव शून्य होता था, लेकिन उनको सिर्फ अपनी आवाज को एक जो संप्रेषण था वो बहुत तेजी से देते थे, बहुत ऊंची आवाज में देते। इसमें आप कह सकते हैं कि कुछ कुछ एक तरीके से रामलीला का पुट एक आता था। दिलीप कुमार वो एक्टर आए जिन्होंने कि समझा कि कैमरे में छोटी सी आंख हिलाने से या गर्दन घुमाने से बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। उसी तरीके से जो सिनेमैटिक मैग्नेटिक ट्रैक है उस पे जब हम बोलते हैं तो हल्का सा भी हम बोलते हैं तो वो प्रभावशाली होना चाहिए, भाव प्रधान होना चाहिए, तभी वो कहीं ना कहीं अभिनय को सार्थक करता है। और ये चीज उन्होंने स्थापित की और इसीलिए ये कहने में मुझे कोई भी किसी भी तरीके की हिचक नहीं है कि वो भारत के पहले संपूर्ण एक्टर थे। और जैसे जैसे विधा बढ़ती चली गई, टेक्निक बढ़ती चली गई, जैसे जैसे आर्ट बढ़ा, स्क्रिप्ट्स बेटर हुई, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक छाप छोड़ी और उन्होंने लोगों को बता दिया कि एक्टिंग क्या होती है। तो दिलीप कुमार पाठक जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि जो एक्टिंग, मतलब दिलीप कुमार ने एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन आज वो एक्टिंग की पाठशाला उनको माना जाता है। कई एक्टर, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, या और भी जितने बड़े बड़े एक्टर रहे हैं, चाहे मनोज कुमार तो और धर्मेंद्र, तो दिलीप कुमार की जो फिल्म थी शहीद, उसको देख करके उन्होंने सोचा कि हम एक्टर बनेंगे। अमिताभ बच्चन ने जब वो देखा, क्या नाम है उसका, गंगा जमुना, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई दिलीप कुमार का जो एक्टिंग है उस माने, उसके बाद वो पूजा करने लगे दिलीप कुमार की। तो कई जगह ऐसा इंटरव्यू है कि उन्होंने कहा कि भाई जो एक्टर ये मानता है कि उन पे दिलीप कुमार का प्रभाव नहीं है तो एक्टर है ही नहीं। मतलब एक तरह से कहा कि उनको, उस एक्टर को एक्टिंग की समझ ही नहीं, मतलब एक्टिंग ही नहीं है, आती है। तो इस बारे में दिलीप कुमार पाठक जी क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप दोनों को नमस्कार करता हूं। और आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आवाज आ रही। बिल्कुल। देखिए, मुझे तो, मेरे लिए तो दिलीप साहब होने के मायने यही है कि मैं दिलीप साहब को अपने साथ लेकर चलता हूं और मेरा नाम ही उनके नाम पे है। तो एक दिलचस्प सा वाकया बताना चाहूंगा कि बचपन में मेरा कुछ नाम और था, तो मेरे पास 2-3 क्लास तक की तो मेरे मार्कशीट भी रखी है उस नाम में। तो मुझे किसी ने बताया कि इस नाम में वो क्लास नहीं है तुम्हारे नाम में। तो मुझे स्कूल में बताया गया कि तुम्हारे नाम में क्लास नहीं है। तो मुझे बड़ा विचित्र सा लगा, तो मैंने घर में आके बताया, अपनी दादी से जिक्र किया कि मेरे नाम में क्लास क्यों नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि नाम में क्लास का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा, लोग कहते हैं कि तुम्हारा नाम बड़ा विचित्र सा है, तुम्हारे नाम में वजन नहीं है। तो कहते कि नाम तो नाम होता है, नाम से क्या रखा है, काम से बात बनती है। तो मैंने कहा, काम से तो बात बनती है, लेकिन वो साउंड में जो जलवा होता है नाम का, वो मेरे नाम में नहीं है। तो कहते कौन सा नाम रखना चाहोगे तुम? मैंने कहा, आप बताइए। कहते नाम बदलना तो बड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरे दिलीप साहब की इतनी, मतलब मैं दीवाना रहा हूं उनका, इतनी बड़ी दीवानगी रही है उनकी कि जब दिलीप साहब तो सिनेमा से दूर चले गए थे जब हम छोटे थे, तब मैंने अपना नाम दिलीप कुमार रखा। और यकीन जानिए, मैं आज भी कहीं जाता हूं और जब मैं अपना नाम बताता हूं दिलीप कुमार, तो लोग मुझे उसी हैरत से देखते हैं कि शायद ये वही दिलीप कुमार तो नहीं है।
तो ये एक उनके नाम का चार्म है, ये उनके नाम का वजन है। और मैं तो एक बड़ा बहुत मुख्तसर सा हूँ, लेकिन दिलीप साहब के नाम मेरे साथ जुड़ जाने के बाद मैं वाकई खुद को ऐसे खुशकिस्मत पाता हूँ कि इतना बेहतरीन नाम उनका मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दिलीप साहब की दीवानगी का आलम ये रहा है कि मैं दिलीप साहब को अपने साथ लेकर चलता हूँ। जहां तक रही आपकी बात, आपने कहा कि दीपक जी ने कहा कि दिलीप साहब कंप्लीट हीरो थे, वाकई कंप्लीट हीरो थे। देखिए, मैं एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा। जब दिलीप साहब बहुत छोटे थे ना, तो उनको पता भी नहीं था कि अभिनय क्या है, सिनेमा क्या है। कहते हैं कि उन्होंने 15 साल की उम्र तक कोई फिल्म ही नहीं देखी थी, और उन्होंने पहली कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो युद्ध पर थी शायद। तो उसका उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और दिलीप साहब बचपन से ही बहुत लिखने पढ़ने वाले बच्चे थे, पढ़ते थे, शायरी लिखते थे। तो उनके जो बोलने का ढंग था वो उनके बचपन से ही कमाल का रहा है। वैसे भी सिनेमा में एक्टिंग की जो सबसे बड़ी बात होती है वो आपकी आवाज और आपकी भावभंगिमाओं से आती है। जैसे दीपक सर ने कहा कि पारसी जो थिएटर था उसका प्रभाव था, यकीनन था। तो दिलीप साहब जब आए थे सिनेमा में तो उनके सामने कोई ज्यादा गुंजाइशें नहीं थी कि भाई सिनेमा में क्या मानक होते हैं कि आप इसको क्रॉस करना है। जैसे आज के दौर में तो कोई एक्टर बनता है तो उसके सामने खड़े हैं कि भाई एक दिलीप साहब जैसा आसमान था, उस आसमान में आपको उड़ना है। तो दिलीप साहब के लिए ऐसा कोई कुछ था नहीं, क्योंकि दिलीप साहब हिंदी सिनेमा के शुरुआती अग्रदूत थे और बहुत कम फिल्में बनी हुई थी। तो उनके लिए सीखने के लिए भी वो स्वतः थे कि भाई खुद से सीखेंगे, या फिर कुछ थिएटर आर्टिस्ट थे। तो मुझे जहां तक लगता है कि पहले जो सिनेमा था वो इतना विशाल नहीं था जैसे आज सिनेमा दिखाई देता है। तो 40 के दशक में, आजादी के पहले, वो सिनेमा थिएटर के नाम से जाना जाता था कि भाई सिनेमा है तो थिएटर है, नाटक है। तो जो अदाकारी का जो कमाल होता था वो सिनेमा और थिएटर नाटकों के जरिए होता था। तो दिलीप साहब जब सिनेमा में आए तो कहते हैं कि उन्होंने जो सिनेमा को सहजता दी, जो उन्होंने पंख दिए सिनेमा को, उन्होंने अपनी अदाकारी से, अपनी भाव भंगिमाओं से, तो उन्होंने बताया कि चिल्लाना अभिनय नहीं होता, बल्कि आप कम बोल करके भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। जैसे दिलीप साहब की सबसे कमाल की जो उनकी ताकत थी वो साइलेंस था। धीरे बोलते थे और कोई शोर शराबा नहीं था उनकी एक्टिंग में, लेकिन उनकी जो भाव भंगिमाएं थी वो अद्भुत थी। और कहते हैं कि दिलीप साहब की जो सबसे बड़ी मैं ताकत मानता हूँ वो यही थी कि वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वो प्रभावी बोलते थे। तो बाद में तो दिलीप साहब ने जो भी बोला वो अभिनय का मानक बन गया, जो भी बोलते थे वो उच्च स्तर बन गया अभिनय का कि भाई ये अभिनय है। तो दिलीप साहब जो शुरुआती अग्रदूत थे, तो उन्होंने सिनेमा को, मैं तो कहता हूँ, चमकना सिखाया। उनके पहले ज्यादा कोई गुंजाइशें थी नहीं। तो सोचिए जो 15 साल का बच्चा था उसने फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन जब वो बाद में आए, सोचिए 4-5 साल, जो वो 20-22 साल के थे जब उन्होंने सिनेमा की शुरुआत की, तो फिर वो सिनेमा पटल पर ऐसे छाए कि आज लगभग वो होते तो 100 साल क्रॉस कर चुके होते, और लगभग 70-80 साल उनके वो एक्टिंग के सिनेमा को हो गए, उनके सफर को। लेकिन आज भी दिलीप साहब तो दिलीप साहब हैं और टॉप पर बने हुए हैं और बने रहेंगे। तो वो कंप्लीट एक्टर थे, वाकई कंप्लीट एक्टर थे। जी जी जी। तो जैसा कि आप दोनों ने इस बात को पुख्ता किया कि दिलीप साहब एक कंप्लीट एक्टर थे, उनको ट्रेजेडी किंग कहना मतलब एक तरह से नाइंसाफी है। तो ये जानना चाहता हूँ दीपक महांत से कि क्या आज के दौर में तो काफी सिनेमा बदल गया है और काफी एक्टिंग में भी बदलाव आया है और सब कुछ बदल गया है। पहले के जो दौर के सिनेमा था, फिल्में थी, जिस तरह से उसकी शूटिंग होती थी, जिस तरह से एक्टिंग, अभिनय, संवाद, डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ मतलब आज एक तरह से बदल गया। तो क्या मैंने दिलीप कुमार साहब के अभिनय के
परिप्रेक्ष्य में आज जो एक्टिंग है, क्या उस पे किस तरह का प्रभाव देखते हैं क्या, कि दिलीप कुमार का जो प्रभाव है वो आज के जो नए अभी के जो एक्टर है उन पे भी है, और है तो किस तरह से है? कोई इस पे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब आज से 100 साल पहले सिनेमा आया तो वो एक रंगमंच का एक्सटेंशन था, और रंगमंच से लोग बाग आके जब फिल्मों में काम करने लगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि विधा नई थी और टेक्नोलॉजी की इतनी उनको समझ नहीं थी, तो जो मैंने आपसे कहा कि वो रंगमंच में हम आवाज का संप्रेषण दूर तक करते हैं ताकि पीछे की सीट पे बैठे हुए आदमी को भी सब कुछ सुनाई दिए। लेकिन सिनेमा में इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि कैमरा आपके बहुत करीब होता है, आपको बहुत सूक्ष्म रूप से देखता है, और आपकी आवाज का संप्रेषण जो है वो एक तरीके से आपके पास में जो खड़ा हुआ दूसरा पात्र है उसके साथ का संवाद बनाता है। ये रंगमंच में ये होता था कि संवाद आप पास में खड़े हुए दूसरे पात्र के साथ ही कर रहे होते थे, लेकिन क्योंकि पीछे भी लोगों को सुनाई दिए जाए इसलिए ऊंचा बोला जाता था। ये पारसी थिएटर, रामलीला वगैरह में ये एक तरीके की आदत सी बन गई थी, और बहुत से लोगों ने इसी तरीके से उसको कैरी फॉरवर्ड किया फिल्मों में। हमारे यहां भी जब एक्टर्स आए तो शुरुआती दौर में अगर आप केएल सहगल को देखें या आप करण दीवान को देखें या इवन अशोक कुमार साहब को देखें, उनकी शुरुआती फिल्मों में एक बहुत ही नाटकीयता सी थी, और क्योंकि रंगमंच पे आपको सिखाया जाता था कि इतने डिग्री एंगल पे आप चले जाइए, फिर यूं मुड़िए, फिर उसके बाद ठहर जाइए, फिर बोलिए, लोग इस तरीके से करते थे। लेकिन दिलीप कुमार साहब शायद उन गिने चुने दुनिया के एक्टर्स में से थे जिनको कि ये समझ में आ गया कि जो फोकल लेंथ है कैमरे की वो कितनी है और उससे कितना बड़ा प्रभाव पैदा होता है। अगर वो सिर्फ आंख ऊंची करके देखते हैं तो उतना अगर कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है तो उस बात का एक जो प्रभाव है, जो आपका भाव संप्रेषित करना है, वो बिना बोले भी किया जा सकता है, और अगर बोलना भी है तो उसमें वो शब्द बहुत ही धीर गंभीर तरीके से उस पात्र के चरित्र के अनुरूप होना चाहिए। उसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लोग पहले चिल्लाते थे, उन्होंने इसको कम किया। अब क्योंकि उन्होंने और उनके बाद मोतीलाल और बलराज साहनी वगैरह कुछ ऐसे कलाकार आए जिन्होंने कि एक सहज रूप में अभिनय करने की कोशिश की। दिलीप साहब ने एक तरीके से मील का पत्थर साबित हुए, उन्होंने वो नींव रखी। उस जमाने में कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं थी, कोई आपको सिखाता नहीं था, लेकिन दिलीप साहब ने, मुझे लगता है कि सिनेमैटिक एक्टिंग का जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उसकी स्थापना कर दी। और ये गिने चुने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स रहे हैं जो हम अगर बात करें तो 2-3 ऑलिवर स्मिथ या आपके पीटर ओटूल या बहुत जो गॉडफादर में थे जिनका अभी मैं नाम इस समय मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, और इस तरीके के लोगों ने मिलके और दिलीप साहब ने एक तरीके से सिनेमा में आने वाले लोगों का मार्ग प्रशस्त किया। उनको एक तरीके से समझ आया कि किस तरीके से हम चरित्र को निभा सकते हैं, एक पात्र को निभा सकते हैं, और उस पात्र की जो जरूरत है, जिस तरीके से रोजमर्रा के जीवन में वो पात्र अदायगी करता है, बात करता है, चलता है, उसका जो अंदाज है, उसके अनुरूप उन्होंने वो अपने अभिनय को ढाला। और यही कारण है कि चाहे आप आन देखिए, फुटपाथ देखिए, जुगनू देखिए, ज्वार भाटा देखिए, देवदास देखिए, गंगा जमुना वगैरह तो बहुत बाद में आई है, लेकिन सब में आपको लगता है कि उस आदमी ने मील दर मील जैसे जैसे सफर तय किया, साथ के साथ अपनी कला को वो मांझता चला गया। क्यों?
क्योंकि वो बहुत ज़हीन इंसान था। उन्होंने कॉलेज पास कर लिया था और जब तक वो देविका रानी से मिले थे और जिन्होंने उनको हीरो बनाया, तब तक वो एक्टिंग कभी नहीं की थी। उन्होंने कॉलेज या स्कूल के ड्रामे में भी एक्ट नहीं किया था, लेकिन क्योंकि जिंदगी की समझ थी, वो पढ़ते लिखते थे, साहित्यिक चरित्रों की बहुत गहराई से अपने वो अध्ययन करते थे, उनके बारे में चिंतन मनन करते थे, तो उनको ये समझ थी कि ये पात्र इस तरीके से कैसे करेगा। यही कारण है कि जब उन्होंने मुगले आजम के अंदर सलीम का रोल किया, यानी जहांगीर का रोल किया, तो वो इतने उपयुक्त लगे क्योंकि उनकी भाव भंगिमा, उनका शारीरिक संरचना, उनकी आवाज का संप्रेषण, जो लोग कई बार कह देते हैं कि दिलीप कुमार साहब धीरे बोलते थे और धीरे बोलने के बीच बीच में करते थे, वो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हर पात्र के साथ उन्होंने बहुत इंसाफी की है, बहुत इंसाफ किया है। मुगले आजम के डायलॉग्स में आप देखिए कि जहां उनका आक्रोश आता है वहां रवानगी है डायलॉग में, लेकिन जहां वो प्रेम से बात कर रहे हैं मधुबाला से, वहां उनका एक बोलने का जो टेम्पो है वो डिफरेंट है। यही चीज है जो कि आज एक्टर्स नहीं समझ पा रहे। अब आपने बात की कि आज के मॉडर्न युग में, तो मॉडर्न युग में टेक्नोलॉजी बहुत सी आपकी जो कमजोरियां हैं उसको छुपा देता है। एडिटिंग बहुत बढ़िया हो गई है। अगर आप कोई चीज बीच में बोलते करते गलत भी कर जाते हैं तो उस टाइम इंटरकट करके दूसरे का चेहरा चिपका दिया जाता है। उस जमाने में इस तरीके से नहीं हो पाता था इतनी, क्योंकि एक तो वैसे ही रील की एडिटिंग बहुत डिफिकल्ट होती थी, आज कंप्यूटर पे एडिटिंग होती है। दूसरी बात, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसका बेस, उसकी टोन, वो भी कई बार बाद में डबिंग से इंप्रूव कर दी जाती है। लेकिन बेसिक चीज यही है कि अगर आप किसी पात्र को निभा रहे हैं तो क्या आपकी भाव भंगिमा, आपकी शारीरिक संरचना, आपका चाल ढाल, आपके हाथ का और बातचीत का आपस में तालमेल सही है या नहीं है। अक्सर एक्टर्स को हाथ चलाने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मैं दो एक्टर्स की हमेशा तारीफ करता हूं, एक दिलीप कुमार और एक ओम प्रकाश। आप उनके हाथ चलते हुए देखिए। हमेशा एक अच्छा एक्टर वो होता है। अशोक कुमार इतने परेशान थे अपने हाथ से कि जब उनको कुछ नहीं होता था तो वो सिगरेट जला लिया करते थे। बलराज साहनी को देखिए, वो भी, और अशोक कुमार फिर अगर कुछ नहीं मिलता था तो कोट वगैरह की पैंट में जेब में हाथ डाल लेते थे। बलराज साहनी को भी ये कई बार प्रॉब्लम आती थी। मोतीलाल बहुत सहज थे। उनके हाथ को आप घूमते हुए देखिए, मिलाते हुए देखिए, जब वो बात करते हैं तो लगता है कि एक तारतम्य है, जैसा वाक्य का संप्रेषण है उसके साथ वो हाथ सही चल रहा है। ये चीजें सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं। आज जब नई खेप बात करती है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, रणबीर सिंह हो, रणबीर कपूर हो, शाहरुख हो, सलमान हो, आमिर खान हो, बात यह है कि वो सबको पीछे देखने के लिए एक बहुत लंबा इतिहास था। उन्होंने बहुत सारी फिल्में वो देख सकते थे, वो बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स में गए। शाहरुख ने बैरी जॉन वगैरह के एक्टिंग क्लासेस अटेंड करी, लेकिन तब भी आपको लगता है कि ये लोग अभी तक पात्र को नहीं समझे। उनके वैसे ही जो फिल्में बनती हैं उसमें पात्र कोई होता ही नहीं है। मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता कि ये जो फिल्में बनती हैं कई शाहरुख और सलमान वगैरह की, उसके ये पात्र होते कहां हैं? अक्षय कुमार की फिल्मों के पात्र होते कहां हैं? रणबीर सिंह के पात्र होते कहां हैं? लेकिन दिलीप साहब के पात्रों को हम अपने इर्द गिर्द पाते थे, लगता था ये जिंदगी से और हमारी दुनिया से जुड़े हुए पात्र हैं। इसलिए अगर वो आज भी होते तो वो बहुत सहज होते, और इस टेक्नोलॉजी में तो वो सरपास कर जाते लोग, क्योंकि उनको तो ये समझ में आता था कि कैमरा कितना लेगा, कितने एंगल पे मुझे कितना अपनी आंख उठानी है जिससे कि प्रभाव पड़ जाएगा। और आज के बेहतरीन कैमरों में वो अगर अपनी अदायगी करते, लेकिन अफसोस ये है कि नई जनरेशन ये सब चीजें, सब विधाएं, सब इंस्टीट्यूट्स के बावजूद सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है जो स्क्रिप्ट्स में है आजकल। स्क्रिप्ट में कंटेंट नहीं है, स्क्रिप्ट में कहानी नहीं है, स्क्रिप्ट में पात्र का चरित्र चित्रण सही नहीं है, और इसी तरीके से एक्टर्स में पोएट्री और लिटरेचर की समझ इतनी कम है
कि वो जानते ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, तो वो कुछ भी कर डालते हैं। और क्योंकि भीड़ चाल चल रही है, बहुत तेजी से हर चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसको कहना चाहिए जैसे स्टील रोलिंग प्लांट है, एक के बाद एक के बाद एक, या कारें बन रही हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो उस तरीके से, या खाने के पैकेट बन रहे हैं बीकाजी के, उस तरीके से सारा कुछ चल रहा है। तो वो इस तरीके से एक्टिंग करते हैं, उसमें यही कमी रह जाती है, भाव की कमी रह जाती है, अभिव्यक्ति सही नहीं होती, संप्रेषण सही नहीं होता, इसलिए प्रभाव भी बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर दिलीप साहब आज भी होते तो वो अद्भुत होते, और उनके जैसे एक्टर्स हमेशा अपनी जगह पे हिमालय की तरह से तटस्थ रहते। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बताया। एक जो पहले जो दिलीप कुमार का जैसे जब भी देखे, फिल्म में देखे, तो ये लगता है कि वो जीते हैं, उस पात्र को, उस किरदार को जीते थे। और जैसे देवदास का है तो देवदास को उन्होंने जिया, और जब उनसे पूछा गया कि, तो उन्होंने बोला कि मेरे कंधे पे वो तीनों सवार हैं, मतलब जो पहले के एक्टर जो देवदास जिन्होंने पहले किया, तो मैंने एक है कि वो पूरा किस तरह से इतना जीते थे, इतना डूब जाते थे कि वो डिप्रेशन में चले गए। इस तरह से ट्रेजिक भूमिकाएं निभाते निभाते वो उसमें चले गए, डिप्रेशन में चले गए। तो मतलब आज का तो है कि अपना एक फिल्म किया, उसके बाद भूल गए, और वो फिल्म भी किया तो उसमें कोई ऐसा मतलब जुड़ाव नहीं है उस किरदार के साथ। तो मैंने जीने का, एक किरदार को जीने का जो उनका एक था, उसमें पूरा किस तरह से उनसे जुड़ते थे, उसका भी एक कारण है कि शायद दिलीप कुमार जब एक्टिंग करते हैं तो लगता है कि उससे बेहतर इस किरदार को कोई और नहीं जी सकता है। और आजकल की फिल्मों को देखे तो लगता है कोई भी उस तरह की एक्टिंग कर देगा, कोई भी उस अक्षय कुमार की जगह पे कोई और भी होगा तब भी उससे अच्छा ही करेगा। लेकिन दिलीप कुमार की फिल्म को, देवदास को देखें या और भी फिल्में हैं, मुगले आजम देख ले, किसी भी फिल्म को एक देख बात ले, मैं और कहना चाहूंगा विप्लव जी, कि अगर हम आज की तारीख में बच्चन साहब को बहुत अच्छा एक्टर मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छी उनकी डायलॉग डिलीवरी है। लेकिन अगर बच्चन साहब की फर्स्ट इनिंग्स हम देखें केबीसी से पहले तक की, तो अगर आप उनकी फिल्मों का एक निचोड़ करें, सम्मेशन करें, तो उन्होंने सिर्फ एक पात्र निभाया और वो था एंग्री यंग मैन। उनके फिल्मों के नाम बदल जाते थे, फिल्मों में उनके पात्र के नाम बदल जाते थे, लेकिन होता क्या था कि वो एंग्री यंग मैन होते थे, एंग्री कुली होते थे, एंग्री पुलिस इंस्पेक्टर होते थे, एंग्री कोई पति होते थे। यही उनका एक पूरा का पूरा वो रहा। तो आप ये सोचिए कि जब कि कैरेक्टर सारे के सारे जो बन रहे थे वो अमिताभ जी के अनुरूप बन रहे थे, लेकिन उन्होंने उसमें कोई विविधता नहीं दिखाई, और जहां उन्होंने कोशिश की 2-4 बार विविधता की, तो उनमें वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। जैसे सौदागर एक फिल्म में उन्होंने एक गांव के आदमी का गुड़ बनाने वाले का रोल किया, तो वो उसमें फिट ही नहीं हुए और वो सही नहीं लगे, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जो शारीरिक, आप देखिए गंगा जमुना में जिस तरीके से दिलीप कुमार किसान का रोल करते हैं और बाद में डाकू बन जाते हैं, उनके पूरे हाव भाव, उनके कंधे का, उनका वो नाचना गाना, सब कुछ बिल्कुल एक गांव के, जिसको हम गंवार कह देते हैं बड़े गलत तरीके से, उस गांव वाले की ही तरीके से था। लेकिन वहीं अमिताभ ने जब भी इस तरीके का कोई रोल किया तो वो कहीं फिट इन नहीं हुए। 1-2 फिल्मों में उन्होंने डॉक्टर का रोल प्ले किया, तो वो मौसमी चटर्जी के साथ कोई एक उनकी फिल्म थी, मुझे ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है, उनमें वो बिल्कुल नहीं जचे। तो आनंद में क्योंकि वो नए थे और आनंद में डॉक्टर का रोल कम और एक दोस्त का रोल ज्यादा था, तो उसमें वो रच बस गए। लेकिन बाकी सारी फिल्मों में ये सेकंड जब वो अपनी इनिंग्स खेलने लगे और जिसमें उन्होंने वैरायटी की बात की, लेकिन उसमें भी अभी भी मैं मानता हूं कि अगर वही रोल, पा का रोल, या ये जैसे एक और जो वो फिल्म आई थी उनकी दीपिका के साथ, मैं उसका नाम इस समय भूल रहा हूं, ऐसी फिल्मों में अगर दिलीप साहब होते तो हमें बहुत कुछ अद्भुत और देखने को मिलता।
अच्छा, एक कमेंट आया है कि मुगले आजम में दिलीप कुमार से ज्यादा क्रेडिट के आसिफ साहब को देना होगा, जिन्होंने सभी कलाकारों से परफेक्ट एक्टिंग करवा लिया। तो जाहिर योगदान तो है ही, सबसे डायरेक्टर का ही होता है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि वैसे भी फिल्म जो है वो अपने आप में एक डायरेक्टर का मीडियम है, और मुगले आजम, देवदास, 2 बीघा जमीन, ये अपने आप में ऐसी, प्यासा, कागज के फूल, ये एक जनरेशन में, या मदर इंडिया जैसी फिल्में वंस इन अ लाइफ टाइम बनती हैं। और ऐसा तभी हो पाता है जब कोई दीवानगी के हद तक कोई डायरेक्टर चला जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि के आसिफ ही ऐसी फिल्म बना सकते थे। वो जिस कदर से डिवोटेड थे, जो उनकी इंटेंसिटी थी, जिस तरीके के उन्होंने किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिस तरीके से उन्होंने पैसे खर्चे, उनका एक एक रोम शरीर का वो कर्जे में डूबा हुआ था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से पृथ्वीराज कपूर की हम बात करें, पृथ्वीराज कपूर से जो काम उन्होंने करवाया कोई भी उनसे नहीं करवा पाया आज तक। और दिलीप कुमार ने भी जो रोल किया और जो इस तरीके से सीन शूट हुए, रोमांटिक भी और लड़ाई के भी, वो सब अपने आप में अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निर्देशक इसीलिए होता है, निर्देशक घोड़े की लगाम अगर सही पकड़ेगा तभी वो उसको सही दिशा में ले जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर घोड़ा आपका अड़ियली हो, घोड़ा टट्टू हो और घोड़ा अरबी ना हो, तो कितना भी अच्छा डायरेक्टर आ जाए वो उसको सिर्फ चला सकेगा लेकिन उसको दौड़वा नहीं सकेगा। तो ये मानना पड़ेगा कि के आसिफ अक्लमंद आदमी थे, सही लोगों का, सही पात्रों का उन्होंने चुनाव किया जो कि उनके लिए उपयुक्त थे, और फिर उन लोगों ने वो डिलीवर भी किया बहुत अच्छा। मधुबाला से लेके और दुर्गा खोटे तक सबने उसमें, इवन आप देखिए कि जो साथ में मानसिंह का जो रोल है वो भी अपने आप में बहुत अद्भुत है, उसको भी बहुत अच्छा निभाया जो अभिनय कर रहे थे। तो सभी का, संगीतकार, गीतकार, सबका एक ऐसा मिश्रण एक साथ हुआ कि उसको कहना चाहिए सोने पे सुहागा हो गया, और वो बहुत बेहतरीन फिल्म बनी। और हम लोग मतलब वाकई खुशकिस्मत है कि ऐसी फिल्में हमको देखने को मिली। जी जी। एक कमेंट आया है दिलीप कुमार जी बताएं कि जो कमेंट है कि उनके कैरियर में सबसे ज्यादा योगदान जो है अगर कहा जाए तो रफी साहब का है, रफी साहब के गानों का। एक कमेंट है, इस पे आप क्या सोचते हैं? दिलीप, आप मुझसे पूछ रहे हैं, दिलीप जी से पूछ रहे हैं? दिलीप से पहले पूछिए फिर आप। देखिए, इन्होंने जो कहा है अजीत कुमार जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रफी साहब का हिंदी सिनेमा में सभी के साथ उनका योगदान रहा है, किसी ने भुलाया नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने जो शब्द कहा है कि दिलीप साहब फिसड्डी होते, बिल्कुल फिसड्डी नहीं होते। दिलीप साहब जैसे अदाकार के लिए अगर रफी साहब नहीं होते तो कोई और होता। तो रफी साहब का अपना एक योगदान है और दिलीप साहब का अपना योगदान है। ये जो आपने शब्द कहा है इससे हमारा कोई वाकफा नहीं है। हमारे लिए दोनों अद्भुत रहे हैं और हमारे लिए दोनों आदरणीय हैं। तो आप इस बात को मत ही सोचें कि अगर रफी साहब नहीं होते तो दिलीप साहब फिसड्डी होते, क्योंकि अगर रफी साहब नहीं होते तो दिलीप साहब के लिए कोई और होता। तो रफी साहब क्यों नहीं होते? रफी साहब को होना ही था। जी जी हाँ, ये तो है कि जैसे दीपक, हाँ कि रफी साहब के आने पहले उनके लिए मुकेश ने भी गाया, तलत ने भी गाया, और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है श्रोता ने वो थोड़ा सा अशोभनीय है। दिलीप साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि रफी साहब एक तरीके से 100 एक्टरों के एक एक्टर थे। दिलीप साहब के साथ एक बार मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझसे कहा कि रफी साहब की जो अदायगी होती थी वो 50% हमारे लोगों के लिए गाने का जो अभिनय होता था वो आसान कर देता था। तो उनका कहना था कि वो इतने खूबसूरत तरीके से शब्दों की जो अदायगी करते थे माइक के ऊपर,
और वो बिल्कुल भी मुस्कुराते हुए गाते थे, सब कुछ करते थे, हाथ हिलाते थे, लेकिन कहीं दूसरों की तरह से उछल कूद नहीं करते थे। लेकिन चाहे शम्मी हो, चाहे उन्होंने खुद के लिए कहा, या देवानंद हो, कोई भी हो, सबके लिए वो जो अलग अलग तरीके की जो गले से हरकतें करते थे, उससे कहीं ना कहीं पात्र का अभिनय करना आसान हो जाता था। तो ये बात फैक्ट है कि दिलीप कुमार साहब की भी शोहरत में, उनके गानों के अंदर रफी साहब की अभिव्यक्ति से बहुत कुछ उनको मिला। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि पर्दे पर जिस तरीके से दिलीप साहब ने उनकी अदायगी की, वो भी अद्भुत। आप देखिए, मैं मिसाल के लिए सिर्फ 2 गाने दे रहा हूं और बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। एक गाना गंगा जमुना का, नैन लड़ जाई रे। अब उसमें जिस तरीके से दिलीप साहब कोरियोग्राफी की गई है, सबके लिए कोरियोग्राफी की जाती है, लेकिन दिलीप साहब जिस तरीके से वो गाना गाते हैं और हिलते हैं और वो अपने हाथ हिलाते हैं, अब ये बात कोई दो राय नहीं है कि जो रफी साहब की सोच, जो रफी साहब की अभिव्यक्ति थी, वो इतनी कमाल की होती थी कि उस पात्र के मतलब जो गढ़ा गया होता था, उसको हूबहू वो अपनी आवाज में उतार देते थे। लेकिन पर्दे पर दिलीप साहब जिस तरीके से वो कन्याओं को छेड़ते हैं, जिस तरह से डांस करते हैं, उसी के बिल्कुल दूसरे विपरीत एक बहुत ही भावप्रणय भक्ति गीत है, भजन है, गोपी फिल्म का, सुख के सब साथी दुख में न कोई। आप देखिए कि इतनी खूबसूरत आवाज, इतनी खूबसूरत तरीके से रफी साहब ने उस भजन में जो श्रद्धा अपनी व्यक्त की है। लेकिन आप उसमें देखिए कि दिलीप साहब जिस तरीके से बैठे हैं और वो ऐसे ऐसे करके जो अपनी उंगली चलाते हैं, अब इसमें आप रफी साहब का कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन अगर दिलीप साहब की जगह कोई कमजोर एक्टर होता तो वो इस बात को नहीं समझ पाता। लेकिन जिस तरीके से दिलीप साहब लय के साथ अपनी वो उंगलियां चलाते हैं और वो बीच बीच में मंजीरा बजाते हैं, ये एक बहुत बड़े कलाकार का चिन्ह है, एक द्योतक है कि वो कितना बड़ा कलाकार है और वो कितना समझता है चरित्र की गहराई को। तो ये बात है, मैं तो कहूंगा कि कॉम्प्लीमेंट थे वो एक दूसरे के लिए। जैसे पानी में शक्कर मिल जाए, वो कहां गई कुछ पता नहीं, उसी तरीके से दोनों का सम्मिश्रण था। लेकिन हम लोग खुशकिस्मत हैं कि वो दोनों जब संगम उनका होता था तो बहुत अद्भुत एक कुछ मैजिक क्रिएट होता था स्क्रीन पे, जिससे हम तो अभिभूत हो जाते थे और आज तक हम उसको याद करते हैं। तो गानों की बात हुई है तो थोड़ा सा जो गाने की झलक देख लिया जाए क्या? मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कतक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। सफल और ये मौसम हसी, हमें डर है हमको ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। आए जागी तू मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर, सारे शहर में आप सा कोई नहीं कोई नहीं। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुग आए, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आशियां, हम दर्द के मारों का इतना ही पसंद, मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, हम दर्द के मारों का इतना ही पसंद, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आशियां।
तो ये देखा कि किस तरह से गाने का जो बात हो रही है रफी साहब के गानों के बारे में, तो ये कह सकते हैं कि जब रफी साहब गाते थे तो दिलीप कुमार पर्दे पर उसको जीते थे और उसके लिए कितना मेहनत करते थे दिलीप कुमार भी, कि जैसे मधुबन में वो जो गाना है कोहिनूर का, तो उसके लिए कहते हैं कि दिलीप कुमार ने इतना प्रैक्टिस किया, कई दिनों तक प्रैक्टिस किया कि उनकी जो बजाया उन्होंने सितार, तो उससे उनकी उंगलियां कट गई। तो मतलब उसको दिलीप कुमार की यही खासियत थी, रफी साहब की तो थी ही कि हर गाने पर मेहनत करते थे, हर गाने को आत्मसात करते थे। उसी तरह से दिलीप कुमार साहब भी एक्टिंग के अलावा मैंने जो संवाद की जो डायलॉग डिलीवरी थी उसकी तो है ही, गानों के बारे में भी, गानों पर कितना मेहनत करते थे, तब जाकर के जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कि मिलन, एक तरफ दिलीप कुमार हो, एक तरफ रफी साहब हो और साथ में नौशाद साहब हो। तो इस पे बात करेंगे दीपक महान साहब से कि दिलीप कुमार, रफी साहब और नौशाद साहब, वैसे तो एस डी बर्मन साहब ने भी संगीत दिए और मुकेश साहब ने भी गाने गाए, तलत महमूद साहब ने भी गाने गाए। तो किस तरह से जोड़ी माने तिकड़ी माने बनी तीनों की, कि वो एक ऐसा मुकाम पर तीनों चले गए। मतलब जब दिलीप कुमार का नाम आए तो रफी साहब का नाम आएगा और नौशाद साहब का नाम आएगा। तो इसके बारे में दीपक महान साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि एक कंफर्ट जोन हो जाता है लोगों का काम करने का, और हमने देखा भी है फिल्म इंडस्ट्री में, आपने देखा कि राज कपूर बहुत कंफर्टेबल थे शंकर जयकिशन के साथ, हसरत और शैलेंद्र के साथ, टीम बन जाती है, टीम वर्क हो जाता है, कुछ अपना एक एरिया ऑफ फ्रेंडशिप वगैरह भी होते हैं। देवानंद बहुत कंफर्टेबल थे एस डी बर्मन के साथ, उनकी ज्यादातर फिल्मों में एस डी बर्मन ने काम किया, और एस डी बर्मन अगर नहीं थे तो एक आध दो जगह उन्होंने जयदेव को, बल्कि एक ही जगह उन्होंने जयदेव को, और पहले दो में दिया, किनारे किनारे और हम दोनों में, क्योंकि जयदेव एस डी बर्मन के ही वो थे असिस्टेंट, और बाद में वो आर डी बर्मन के साथ काम कर ले। तो ये अपने अपने कंफर्ट जोन्स हो जाते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि तीनों ही, नौशाद साहब, रफी साहब और दिलीप साहब, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये लोग मिलके सवेरे जल्दी उठ के बैडमिंटन खेला करते थे। एक ये, दूसरी बात क्या है कि तीनों ही लोग ज्यादा भीड़ भड़क के, पार्टीज, इन सब से बहुत दूर रहते थे, और उस कारण से उन लोगों की जो अपनी एक व्यक्तिगत जो दोस्ती थी, उसके कारण अगर कहीं पे भी ऐसा मौका मिलता था तो तीनों मिलके काम करते थे। तो जाहिर सी बात है, मुगले आजम हुआ, गंगा जमुना हुई, आदमी हुई, बहुत सी फिल्मों में उन लोगों ने साथ में काम किया, लेकिन ओपी नैयर ने भी काम किया उनके लिए नया दौर में, और उसमें आप किसी तरीके से ये नहीं कह सकते ओपी नैयर ने किसी तरह से कम काम किया, जबकि फिल्म बी आर चोपड़ा की थी, और बी आर चोपड़ा उस जमाने में एन दत्ता और रवि के साथ काम करा करते थे, लेकिन उन्होंने ओपी नैयर को लिया। तो ये अलग अलग समय पे मुझे लगता है समीकरण बढ़ जाते हैं, लेकिन ये है कि ये बात फैक्ट है कि तीनों ही क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त थे तो इसलिए बहुत डिवोशन से काम होता था, और तीनों ही मेरे को लगता है अपने अपने क्राफ्ट के मास्टर भी थे, और बहुत ही ज़हीन आर्टिस्ट होने के कारण उनका डूब के काम करने की एक आदत थी। तो मुझे लगता है इसलिए भी वो एक साथ जुड़ते होंगे कि भाई कम से कम एक दूसरे की बात सुनी जाएगी, एक दूसरे से कोई ना कोई हमें नई एक प्रेरणा मिलेगी और उससे कुछ और नई संरचना होगी, इस कारण से ये काम होते। जी जी जी। अच्छा, जैसे पहले मुकेश साहब गाते थे और तलत महमूद भी गाते थे, बाद में कई जगह पर कई बार, जैसे अंदाज में और यहूदी में मुकेश साहब ने गाया, और भी फिल्मों में गाया। तो हालांकि कम ही गाने गाए, ज्यादा तो रफी साहब ने गाए, लेकिन मुकेश साहब ने गाए। तो क्या आपको लगता है, मतलब आप अपने दोनों दीपक जी और दिलीप पाठक जी बताएं कि मैंने क्या आपको लगता है कि मुकेश जी ज्यादा, मतलब उनके जो, मतलब दिलीप कुमार साहब के लिए मुकेश जी ज्यादा अच्छे लगे, और या फिर मोहम्मद रफी साहब लगे, या तलत महमूद साहब रहे?
देखिए लेकिन रफी फिर भी अपनी मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ दो देखिए उस दौर में चाहे आप तलत साहब को ले लीजिए, चाहे रफी साहब को, चाहे मुकेश जी को, मेरा अपना मानना है कि ये जितने भी उस्ताद थे, ये एक तो एक्टर की जो पर्सनालिटी होती थी उसके साथ अपनी आवाज को मिलाते थे कि भाई इसकी आवाज कैसी है। जैसे आप रफी साहब को सुने तो राजेंद्र कुमार जी के साथ उनकी आवाज अलग होती है, दिलीप साहब के साथ थोड़ी अलग होती है, देव साहब के साथ थोड़ी अलग होती है। इसी प्रकार से जैसे आप अंदाज में सुने मुकेश जी को, तो अंदाज फिल्म में महबूब साहब की वो फिल्म थी, उसमें मुकेश जी ने इतने कमाल के दिलीप साहब को, राज कपूर साहब को, दोनों को उन्होंने आवाज दी। इतनी बेहतरीन उनकी आवाज की पहुंच है कि जब हम सुनते तो हमें पता ही नहीं चलता कि दिलीप साहब के लिए मुकेश जी गा रहे हैं या फिर राज कपूर साहब के लिए मुकेश जी गा रहे हैं। तो वो उनकी एक गायकी की एक क्लास थी, उनकी पहुंच थी। देखिए जब गायकी में कमतरी आएगी ना, जब आपकी आवाज में वो क्लास नहीं होगा, तो लोग फिर वो तरफ जाते हैं कि भाई ये किसकी आवाज है, ये किसका संगीत है। हाँ, जब आप अंदाज का वो सुनेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मुकेश जी गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं, आप सिर्फ उस गाने में डूबते हो। तो ये गोल्डन एरा में चाहे आप रफी साहब को देखो, चाहे तलत साहब को देखो, चाहे मुकेश जी को आप देखो, उस सारे के सारे उस्तादों में ये कला थी कि वो हर एक्टर के साथ अपनी आवाज में वेरिएशन लाते थे, और यही संगीतकारों के साथ होता था। जी मुझे इसमें एक छोटी सी बात ऐड करनी है कि शुरुआत में जब रफी साहब आए हैं तब उनके ये सब सीनियर थे, मुकेश भी, तलत महमूद भी और मन्ना डे भी, और लगभग उनके आसपास ही किशोर साथ में आए। तो शुरुआत में जब नौशाद साहब जैसे आदमी ने भी मुकेश से गवाया, तलत से गवाया, लेकिन ये दिलीप भाई की बात बहुत हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक क्या है कि दूसरे गायकों की कहीं ना कहीं लिमिटेशंस थी इन टर्म्स ऑफ डिलिनिएशन कैरेक्टर्स को करने के। मुकेश का गाना हमेशा आपको मुकेश की ही याद दिलाता है, तलत का गाना हमेशा आपको तलत की ही याद दिलाता है। लेकिन रफी साहब की क्वालिटी क्या थी कि आप पर्दे के बात को जब रेडियो पे भी सुनते थे तो आपको एकदम वो सीन क्रिएट हो जाता था। एक तरीके से उनकी आवाज में एक सिनेमैटिक ग्रास्पिंग पावर थी कि वो आपके सामने बिल्कुल एक चित्रित कर देते थे गीत के अंदर कि पर्दे पे क्या चल रहा है और कौन होगा। और दूसरी बात ये हुई कि क्योंकि रेंज हम जानते हैं, मुकेश की रेंज कम थी, तलत की रेंज कम थी, मन्ना डे क्लासिकल बेस ज्यादा थे, लेकिन उनकी आवाज में एक खड़ापन ज्यादा था क्लासिकल राग का जो होता है, लेकिन एक स्मूथनेस नहीं थी। दूसरी तरफ किशोर कुमार की आवाज में एक ठहराव कम था, खिलंदड़पन ज्यादा था। तो कई कैरेक्टर्स के लिए ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस थी इन लोगों की गाने में। रफी साहब की जहां आवाज आती है तो एक तो क्या है कि उनकी आवाज की रेंज अपने तार सप्तक से भी पार जाती है, मतलब वो मंद्र सप्तक से शुरू करते हैं और तार सप्तक की भी 3.5 से भी ऊपर चली जाती है, 3.25 तक उनकी स्केल चला जाता था, और उसके बावजूद उनकी आवाज फटती नहीं थी, मिठास वैसी ही रहती थी। फिर उनकी अदायगी जो है वो अलग अलग तरीके से, तो कई जगह पे म्यूजिक डायरेक्टर्स को जब कहीं पे लिमिटेशंस लगती थी, मैं आपको एक उदाहरण दे दूंगा, लोग बाग अक्सर पूछते हैं कि साहब उदाहरण दिया जाए तो उनके समझ में बात ज्यादा आती है। नया दौर का जो गीत है मांग के साथ तुम्हारा, उसमें जो वो हुल्लड़पन है एक तांगे वाले का ये, या गंगा जमुना में कई जगह पे पीछे से फिल्म के अंदर दिलीप कुमार साहब इतने अच्छे एक्टर थे, लेकिन उसके बावजूद में जो अपने नितिन बोस साहब जो थे उन्होंने और नौशाद साहब ने रफी साहब को वो छोटा सा भी अगर एक इंटरलूड होता था किसान का या कुछ, और या कोई रूरल बैकग्राउंड का एक फोक टच का कुछ गाना नहीं है, बस 1-2 लाइन है, वो रफी साहब की आवाज में थी। क्यों? क्योंकि वो आवाजें आपके तलत, मुकेश, मन्ना डे की हैसियत में नहीं था।
लेट्स बी वेरी फ्रैंक। और इस रेंज को कैप्चर करने में दिलीप साहब भी बहुत समझदार आदमी थे, उनको ग्रेजुअली लग गया। आप देखिए देवदास का गाना है, बर्मन साहब ने मितवा जो है, जो वो तालाब के किनारे गाते हैं, वो तलत से गवाया, उस समय तलत का वो, लेकिन उसी फिल्म में जो वैजयंती माला आ रही हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से सुचित्रा सेन आ रही हैं और वो उसको डोली में कहार लेके आ रहे हैं, तो वो अपने आप में रफी साहब से करवाया, क्योंकि वो एक बहुत डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन है, वो तलत के बस की बात नहीं थी। तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगा। अब मुगले आजम का गाना जो है जिंदाबाद जिंदाबाद, वो मुकेश, किशोर, मन्ना डे किसी के बस की बात नहीं। यही बात हमारी नैन लड़ जाई रे के में आती है, यही बात आपके दीदार के गाने में आती है, अमर के गाने में आती है, या नया दौर का वो जो है इंसाफ का मंदिर है ना है तो ये दोनों तीनों जो भजन है, तो ये लिमिटेशंस म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से समझते थे और इसीलिए उन लोगों ने रफी साहब को दिया। और हम सभी जानते हैं कि रफी साहब एक बहुत ही वर्सेटाइल कलाकार थे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी इसमें अतिशयोक्ति होगी ये कहने में कि दिलीप साहब बहुत समझदार थे, उनको लग गया था कि भैया अगर मुझे अलग अलग विविध कैरेक्टर्स करने हैं तो ये मुकेश और भी रफी साहब का एक बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है उन्होंने, तो यही कारण रहा और कोई कारण नहीं है। विविधता की कमी थी गायकों में। ठीक है, तो इस पे गायकों के बारे में तो बात और होगी बाद में। तो अभी चूंकि दिलीप साहब की बात हो रही थी, तो एक जो दिलीप कुछ कहना चाहेंगे क्या, दिलीप पाठक? देखिए, अभी दीपक जी ने संगीत की बारीकी और गीतकारों की और संगीतकारों को उस पर बताया, इस पर मुझे नहीं लगता कि अब इस पे कोई कुछ बोल सकता है या फिर किसी प्रकार की कोई असहमति हो सकती है, क्योंकि उन्होंने पूरी A to Z हमें समझा दिया है कि कैसे रफी साहब की पहुंच थी। बेशक रफी साहब तो रफी साहब ही थे, मैं हमेशा कहता हूँ रफी साहब तो रफी साहब थे। हम फिर से अपनी डिबेट को सिनेमा की तरफ लेके चलते हैं। मुझे कसक थी होती है, मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे दीपक जी ने कहा कि दिलीप साहब आज होते तो वो अपने टॉप पर होते, वो अपनी रेंज पर होते, बेशक होते, वो तब भी थे, अब भी है, तब भी होते। देखिए, एक बात कही जाती है और बड़ी शिद्दत से कही जाती है कि 125 साल के सिनेमा में जब से दिलीप साहब आए, ऐसा कोई अदाकार नहीं है जो उनके प्रभाव से बच पाया हो। मैं तो कहता हूं कि अदाकार तो छोड़िए, हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में आम लोगों में, जैसे हमारे दादाजी थे, पिताजी थे, और दीपक सर ज्यादा इस बात को बता पाएंगे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे जो दादाजी थे ना, तो वो भले ही हमारे पिताजी को फिल्में देखने से रोकते थे, ये क्या कर रहे हो तुम, पढ़ाई लिखाई करो, ये क्या सिनेमा में तुम डूबे हुए हो, ये सब बंद करो। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हमारे जो दादाजी के दौर के जो लोग थे, वो ऐसे धोती ऐसे पहनते थे कि पूरी ऐसे कमर में लपेट लेते थे और घुटने तक दिखते रहते थे। लेकिन जब दिलीप साहब नया दौर और गंगा जमुना जैसी फिल्मों में तो धोती पहनने का चलन लेके आए, तो हिंदुस्तान के लोगों को, जो आम लोग थे, पहले तो राजे महाराजे लोग धोती पहनते थे तो वो अपना एक स्टाइल था, लेकिन आम लोगों को धोती पहनने का सलीका दिलीप साहब ने दिया। उन्होंने सिखाया कि कैसे पहनते हैं। देखिए, हमारे समाज में जब आप सिनेमा को देखेंगे तो बहुत, जब आप गहराई से देखेंगे तो हर व्यक्ति के ऊपर सिनेमा का प्रभाव है और हर व्यक्ति के अंदर दिलीप साहब का प्रभाव है। जैसे उस दौर में देखें तो कोई बच नहीं पाया, वो लटकन लटका लेते थे, हमने तो देखा नहीं लेकिन सुनते हैं, दिलीप साहब की तरह ऐसे छुप के बात करते थे। तो जो एक सहज होता है, जैसे दीपक सर ने कहा कि पहले का जो अभिनय था उसमें एक नाटकीयता थी, जैसे सीधे सीधे चलते थे, सीधे सीधा बोलते थे, लाउडली बोलते थे। जब दिलीप साहब आए तो उन्होंने उस विविधता को उभारा कि जिस धीरे बोलते थे, कभी लाउड बोलते थे। जैसे मुगले आजम में आए तो ऐसे लगता था कि जब सलीम ऐसे ही रहे होंगे, लंबे लंबे डायलॉग बोलते थे। और जब अगले ही साल गंगा जमुना आई
तो उन्होंने वो गवई अंदाज में धोती और वो कुर्ता और वो मूछ और उनका खिलंदड़ चेहरा, कैसे गाँव में लोग सेलिब्रेट करते थे, जैसे हल चला के आते थे तो दोपहर में या शाम में नाचते गाते थे। दिलीप साहब ने उस चीज को कैसे पर्दे पर दिखाया अपने अभिनय से। और सबसे बड़ी बात कि जब लोगों ने कहा भाई ऐसे रहे होंगे सलीम, और 1 साल बाद लोगों को लगा कि अरे ये तो सलीम अपने जैसा व्यक्ति है, ये दिलीप साहब तो अपने जैसा आदमी है। वो जो दिलीप साहब की जो पहुंच थी ना, आप उनको नकार भी दें तब भी आप दिलीप साहब से भाग नहीं सकते, क्योंकि उनका अपना एक पहुंच थी, उनकी अपनी एक स्टाइल थी। उन्होंने हमारे गांव के लोगों को धोती पहन के भी रुआबदार बोलने का अंदाज दिलीप साहब ने दिया। धोती पहन के भी कैसे स्टाइल से चलते हैं वो दिलीप साहब ने समझाया। ये बात मुझे बड़ी दुखित करती है। दुखित क्यों, मैं शब्द को बताऊंगा। आज के दौर में जैसे फिल्में बनती हैं, हम कहते हैं ये सब दिलीप साहब से प्रभावित हैं। मुझे तो नहीं लगता ये दिलीप साहब से प्रभावित है, क्योंकि जैसे दिलीप साहब की नकल तो करते हैं तो फिर वो मिमिक्री लगती है। अब ये पृथ्वीराज जैसे महानतम किरदार पर फिल्म बनाते हैं, 30 दिन में फिल्म बना के रिलीज कर देते हैं। कसम से आप देखिए, ऐसे लगता है जैसे सड़कों पे वो नहीं होते डांस दिखाने वाले, एक्टिंग करने वाले, उनसे भी खराब इनका अभिनय है। आप जब देवदास देखिए, शाहरुख खान की देवदास देखिए और दिलीप साहब की देवदास देखिए, कई लोग वो तुलनात्मक रूप से वो क्लिप चलाते रहते हैं। जब आप दिलीप साहब को देखेंगे, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, तो समझ पाएंगे कि एक्टिंग की स्केल क्या थी, एक्टिंग की उनका क्लास क्या था। अब आप दिलीप साहब से प्रभावित हैं। दिलीप साहब तो वो पंजाबी थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ वो पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं और वहां पे समय बिताते हैं, लोगों के साथ जिंदगी जीते हैं। उन्होंने उस भाषा को सीखा। क्या जरूरत थी, आज डबिंग कर लेते, किसी की भी आवाज ले ले, आज तो ऐसा चल रहा है किसी की भी आवाज ले लेते, तो क्या वो शोभनीय लगता है? क्या वो शोभनीय नहीं लगता। दिलीप साहब वहां पे जाते थे, उस एक्टिंग को मतलब वहां की आवाज को सीखते थे, वहां के टोन को सीखते थे, उस काम को शिद्दत के साथ करते थे। पूरी टीम से कहते थे कि भाई आप इस भाषा को सीखिए, तभी आप इसको उतार पाएंगे। मुंबई से बैजंती माला आएंगी और 10 दिन में यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक्टिंग करेंगी, कैसे कर पाएंगी? तो जब उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की महिलाओं का चलन, उनका काम करने का ढंग, वो सब देखा, तब वो पर्दे पर दिखता है। तो दिलीप साहब से ये प्रभावित जरूर हैं, लेकिन दिलीप साहब की तरह काम नहीं करते हैं। 10 दिन दिलीप साहब ने 60 साल में 50 फिल्में भी नहीं करी हैं, और आज 20 साल के इनके कैरियर में 300 फिल्में करके बैठे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप 500 फिल्में भी करिए, आपको कोई याद नहीं करता। और दिलीप साहब की 50 फिल्में भी इनकी 5000 फिल्मों पर भारी हैं। गुरुदत्त साहब की 10 से 11 फिल्में हैं मुश्किल से, लेकिन वो पूरे दुनिया के संस्थान में पढ़ाए जाते हैं। दिलीप साहब भी पढ़ाए जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप दिलीप साहब को इग्नोर करें या फिर उनको खारिज करें या फिर आप उनसे दूर भगें, आप दिलीप साहब से नहीं भग सकते, क्योंकि हमारे पिता हों, हमारे दादाजी हों, सारे के सारे दिलीप साहब के स्टाइल से और उनकी अदाकारी के साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हर किसी का एक ढंग होता है। जी 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 जी। तो दिलीप ने एक अच्छा सवाल उठाया कि एक तो एक्टर पर प्रभाव जो है दिलीप कुमार का रहा है, लेकिन समाज पर, कुल माने समाज के लोगों पर, समाज पर प्रभाव कितना रहा है? और रहा ही क्योंकि दिलीप साहब जो है उन्होंने नाम बदला। एक जो सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव की बात होती है, तो उन्होंने नाम बदला और किसी भी फिल्म में अपना नाम उनका शायद, मतलब वो मुस्लिम किरदार को, मुगल आजम को छोड़ दिया जाए तो शायद ही किसी फिल्म में उन्होंने मुस्लिम किरदार को निभाया होगा। तो एक जो, और उनकी फिल्में देखे, जैसे शहीद देखे, तो उससे जैसे धर्मेंद्र और मनोज कुमार ने खुद कहा कितना प्रभावित हुए कि वो भी एक्टर बनने के लिए चले आए बम्बई। तो समाज पर, मतलब जैसे धर्मेंद्र और मनोज कुमार पर प्रभाव पड़ा होगा,
पड़ा था, तो उस तरह से समाज में कितने लोग थे उस समय की पीढ़ी पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा, न केवल एक्टर और ये बनने के लिए, बल्कि एक उनका जो जो मूल्यों को उन्होंने पर्दे पर उतारा, जो सांप्रदायिक सद्भाव या और भी मूल्य जो इंसानियत के मूल्य हैं उनको जो पर्दे पर उतारा, तो उससे भी आम जो लोग थे, जो समाज था उस समय का, वो कितना प्रभावित हुआ होगा। तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं दीपक जी कि देखिए एक तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए क्या योगदान रहा और समाज पर किस तरह से उनका प्रभाव पड़ा दिलीप कुमार की एक्टिंग का और उनकी फिल्मों का। एक तो क्या है कि नाम उन्होंने खुद नहीं बदला, देविका रानी और उनके हस्बैंड ने ये सोच के उस जमाने का जो दौर था उनका नाम दिलीप कुमार दिया और उन्होंने वो मान लिया। दिलीप साहब जैसी जो शख्सियतें होती हैं उनका जो प्रभाव होता है वो काफी सदियों तक चलता है। जैसे आज आप देखिए कि अगर रफी साहब को गए हुए 44 साल हो गए, लेकिन फिल्मों के गीत संगीत की कोई भी बात की जाए वो रफी साहब के बिना अधूरी होती है। दूसरी बात, वो एक मापदंड है, वो वही वाली बात है जो मैंने आपसे कहा ना कि शिखर पुरुष या हिमालय पुरुष, वो है दिलीप कुमार, रफी साहब, नौशाद साहब या सचिन देव बर्मन वगैरह। तो इन लोगों का प्रभाव जो होता है वो कई बार क्या होता है कि प्रत्यक्ष में ना दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं अंतःकरण में इतना डूबा हुआ होता है कि वो चलता है। जैसे दिलीप साहब ने अभी कहा, पाठक साहब ने, कि उनके दादा, उनके पिताजी वगैरह तक भी उनसे प्रभावित थे। इनकी एक बात और भी बिल्कुल सही है कि क्या है कि आजकल के एक्टरों ने उनकी मेथड एक्टिंग या उनका जो एक तरीका था उसको कॉपी करने की कोशिश की, स्टाइलाइज्ड कर दिया अपने आप को। लेकिन उनकी जो शिद्दत थी, उनकी जो सच्चाई थी, उनकी जो कर्तव्य निष्ठता थी, उनका जो डूब के काम करने का ढंग था, उनका ये कि भाई वो उस काम को करने के लिए बहुत गहराई से उस कैरेक्टर का अध्ययन करते थे, वो सब आज का जो चरित्र चित्रण होता है, इनकी जो अदायगी होती है, इनकी जो अभिव्यक्ति होती है, वो बहुत खोखली सी दिखती है जब तक आदमी उसमें रच बस के नहीं काम करता। बात हम अगर उदाहरण दे देवदास की, तो सबसे पहले आप देखिए कि देवदास जो लिखा गया शरद चंद्र द्वारा, उसका जितना बड़ा सत्यानाश संजय बंसाली ने किया, किसी ने नहीं किया। आपने कहानी की पूरी परिदृश्य जो है, जो परिवेश है, उसको बदल दिया। चुन्नी लाल जो है वो लंदन से आते हैं, ये सारी चीजें खराब कर दी गई। और उसमें कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि एक बिमल रॉय जैसा डायरेक्टर बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ, धरती से जुड़ा हुआ, एक एक मिट्टी के कण से, उसकी सुगंध से वो वाकिफ था। इसीलिए जब बंगाल की फिल्म बनी देवदास, तो उसमें दिलीप कुमार बंगाली ही लगते हैं और उनकी अदायगी बहुत जमीन से जुड़ी हुई लगती है। वो जब भाव में आके कहते हैं कि कौन कमबख्त, तो वो क्या है कि आपको लगता है कि ये आदमी बहुत टूटा हुआ है और ये शराब का सहारा ले रहा है। लेकिन जब शाहरुख वाला आता है तो उसमें हम डैजल करने की कोशिश करता है डायरेक्टर और कैमरा वर्क से, कि वो इधर से एक कट लेता है, एक उधर से कट देता है, और उस सब के अंदर शाहरुख भी परफॉर्म करने लग जाते हैं। शाहरुख वो पात्र नहीं रहते, यही दिक्कत। आज लोग पात्र नहीं बन पा रहे। चरित्र अगर आप बन जाते हैं तो फिर अभिनय सहज हो जाता है, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप एक परफॉर्मर हो जाते हैं, नट हो जाते हैं। सड़क के ऊपर काम करने वाला और स्टेज पे काम करने वाला, वो एक परफॉर्मर हो जाता है। आज के युग में ऐसे परफॉर्मर हम रोज देखते हैं। कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हम जानते हैं कि वो राजनीतिक स्पीच भी देते हैं तो रो रो के दिखाते हैं। वो नटगिरी है, वो परफॉर्मेंस है। लोगों को उसके अंदर का, थोड़े दिन के लिए आप बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाता है कि ये झूठ चल रहा है। इसीलिए जो संजय बंसाली की देवदास है, उसमें वो गहराई नहीं है, उसमें वो ठहराव नहीं है, उसकी एक्टिंग में वो प्रभाव नहीं है। लेकिन दिलीप कुमार जिस तरीके से करते हैं, मैं एक और उदाहरण देता हूं। आपने बहुत अच्छी बात की पाठक साहब, वो वहां पे गए, उन्होंने अवधि सीखी और खुद
अपने हाथों से अपने साथ बिठा के वैजयंती माला को सिखाया। क्रेडिट जाता है वैजयंती माला को कि एक तमिलियन होते हुए जिस तरीके की उनकी हिंदी की अदायगी थी फिल्मों में वो अद्भुत थी। मेरे हिसाब से साउथ इंडियन जितनी भी एक्ट्रेसेस आई हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर किसी का डायलॉग डिलीवरी है तो वो वैजयंती माला की है। लेकिन गंगा जमुना में तो शी हैज सरपास्ड हियरसेल्फ। ये यही है क्योंकि नितिन बोस, दिलीप कुमार, कहानी आपको पता होना चाहिए, गंगा जमुना की कहानी दिलीप साहब ने खुद लिखी हुई थी। तो उस पूरे परिवेश को, उस माहौल को उन्होंने पढ़ा, समझा, गहराई से अध्ययन किया, उसमें वो रचे बसे और वहां जाके एक सीखने की अगन रही। आजकल हर आदमी ये सोचता है कि मैं तो समझता हूं सब कुछ। आजकल के सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस ये समझते हैं कि लिखना तो क्या है, हमको आता है, तो वो अपने आप ही डायलॉग चेंज कर देते हैं। जबकि मैं ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स और ऐसे ऐसे एक्टर्स को मिला हूं जिनको है और है इनके अंदर अंतर पता नहीं है कि वो कहां लगना चाहिए और कहां नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए यही डिफरेंस है। इसीलिए वो दिलीप कुमार जब गंगा जमुना करते हैं तो वो अद्भुत करते हैं। आप आदमी फिल्म देखिए, मैं बहुत लोगों को कहता हूं, यंगस्टर्स को, जब मैं कम्युनिकेशन क्लासेस लेता हूं, कि आदमी फिल्म में एक डायलॉग है जब वो अपनी एक गुड़िया की कहानी जो बचपन में उनसे एक उनके दोस्त ने छीन ली थी, वो वहीदा रहमान को सुनाते हैं। वो दृश्य हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सीन जितने भी हुए उनमें जो सर्वश्रेष्ठ सीन है उनमें से एक है। ये दिलीप कुमार ही कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपने उस पूरे के पूरे बच्चे की साइकोलॉजी को समझा कि वो कैसे उस जो खिलौना है वो उसका अपना है और उस खिलौने के अंदर वो अपनी एक सहेली देखता है जिसकी की मृत्यु हो चुकी है और वो इतना पोजेसिव है। जब तक आप इन गहराइयों को, साइकोलॉजिकल गहराइयों को नहीं समझेंगे, सोशल स्ट्रैटा को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक्टिंग नहीं कर सकते। लोग बात जाके डायलॉग बोल रहे हैं। मैंने तो पिछले 15 साल से टीवी देखना बंद कर दिया, सिवाय फुटबॉल और स्पोर्ट्स के मैं कुछ और देखता नहीं। और क्रिकेट भी धीरे धीरे उसी तरीके की होती जा रही है T20 में, क्योंकि ऑलमोस्ट रेपिटेटिव है। हम जीत गए वो दूसरी बात है, लेकिन वो बहुत रेपिटेटिव है, एकदम जैसे कि ABCD चलता है वैसे चल रहा है। लेकिन ये लोग जब काम करते थे, आप किसी को भी अगर कोई शंका हो उसको दिलीप कुमार के आदमी देखनी चाहिए, राम और श्याम देखना चाहिए। लीडर फिल्म में कोई स्क्रिप्ट नहीं है ढंग की, बहुत खराब एडिटिंग है, लेकिन वो फिल्म हिट हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि दिलीप कुमार साहब की बेहतरीन अदाकारी है। और वैजयंती माला ने भी बहुत अच्छा काम किया, गाने तो उसके अच्छे थे ही। तो ये सब अपने आप में कुल मिला के जब प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बनता है तो उसका सारा श्रेय सभी लोगों को जाता है। और नेचुरली जब ऐसे डिवोटेड एक्टर्स लोगों के पास थे तो डायरेक्टर तो धन्य हो जाते थे कि दिलीप साहब जैसा एक्टर मिल जाए, तो फिर क्यों नहीं। आपने ही बताया अभी और हम सबको ही मालूम है कि मधुबन में राधिका के लिए उन्होंने सितार सीखा और उनकी उंगलियां में से खून आने लग गया। यही चीज है। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने रियल लाइफ में उनके मैंने बहुत घर के टेप्स वगैरह देखे, सायरा बानो जी के साथ बैठ के उनकी बायोग्राफी के लिए मैंने पूरी वीडियोग्राफी बनाई थी। वो बहुत अच्छे ट्रम्पेट प्लेयर भी थे और ट्रम्पेट एक आसानी से प्ले नहीं कर सकता आदमी, लेकिन घर की शादी वगैरह में वो ट्रम्पेट बजा रहे हैं और बहुत खूबसूरत बजा रहे हैं। और मैंने उनको सुख के सब साथी दुख में ना कोई ये खुद गाते हुए देखा है, बहुत अद्भुत गाते थे। तो ये सब चीजें अपने आप में, और जब वो बोलते थे कितनी भाषाएं जानते थे, बंगाली, तमिल, कन्नड़, हिंदी, उर्दू, पर्शियन, अरेबिक, ये। और जब वो बोलते थे मन करता था कि कुछ बीच में इंटरप्ट नहीं किया जाए, बस सुनते रहे, क्योंकि मोती झड़ते थे। और यही हम फिल्म में देखते हैं। इसलिए ऐसे लोग बाग तो कभी कभार युगों में आते हैं। तो रफी साहब, शेक्सपियर, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, आपके के आसिफ, महबूब खान, इन लोगों की, सत्यजीत रे वगैरह की बात करनी मतलब ऐसे है जैसे कि हम लोग उन्हें साक्षात भगवान देख लिए। तो काफी बात हुई अलग अलग पहलुओं पे। तो कुछ अगर और कुछ बोलना है दिलीप जी और दीपक जी को, क्योंकि बातें तो काफी अलग अलग पहलुओं पे हो गई और वैसे कोई अंत नहीं है। दिलीप कुमार के बारे में बात करें या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो हाँ, अभी विनोद जी ने एक बात कही थी कि
दिलीप साहब ने अपना नाम बदला था, उस परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ लिखा जाता है। मैं थोड़ी सी अपनी बात उस पर रखना चाहूंगा, फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। देखिए, जब आजादी के दौर से पहले जब दिलीप साहब सिनेमा में आए थे, तब वो एक दौर जब आप उसको उठा के पढ़ेंगे, आप तो पढ़े लोग, आप तो दोनों इतने सीनियर है मुझसे, मैं आपको नहीं बोल रहा, अपने दर्शकों को बोल रहा हूं कि जब आप उस इतिहास को पढ़ेंगे तो हमारा भारत इतना विविधता वाला देश, इतना उदारवादी था आजादी के दौर से पहले और आजादी के दौर के बाद तक, लगभग 60-70 के दशक तक हमारा देश इतना उदारवादी था कि वो दिलीप साहब, अगर यूसुफ साहब भी उनका नाम होता तो भी वो इतने बड़े ही एक्टर होते। जैसे आप रफी साहब को ले लीजिए, जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर वो दिलीप कुमार की जगह यूसुफ उनका नाम होता तो क्या वो इतने बड़े स्टार होते? वो इतने ही बड़े स्टार होते क्योंकि नौशाद साहब का नौशाद साहब ही नाम था, रफी साहब का मोहम्मद रफी ही नाम था। लेकिन दिलीप साहब का जो नाम है, जैसे अभी दीपक जी ने बताया, देविका रानी थी जो, तो वो शुरुआती दौर की, जैसे हमारे सिनेमा की, वो बनाने वाली थी। जैसे उनके जो मिस्टर थे और वो देविका रानी थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम कुछ एक्टर जैसा नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा क्या रखूं, तो उन्होंने बताया तुम्हारा नाम दिलीप कुमार अच्छा है, उन्होंने रख लिया। आप कितने भी स्टार को देखें, राजेश खन्ना का नाम जतिन खन्ना था, तो वो थोड़ी मुसलमान थे कि भाई हमारा नाम तो क्या है। तो नाम में एक क्लास होता है। जैसे अगर यूसुफ साहब, उनका नाम यूसुफ होता तो भी वो इतने बड़े स्टार थे, वो नाम बदलने से इतने बड़े स्टार नहीं हुए। हाँ, अगर दिलीप साहब सन 80 के दशक में स्टार होते या 90 के दशक में होते या आज के दौर में होते तो भी वो इतने बड़े स्टार होते, क्योंकि 90 के दशक में तो सबसे बड़े स्टार आपके ये 3 मुस्लिम ही है ना। हाँ, आज के दौर में अगर यूसुफ साहब होते तो जरूर फ्लॉप होते, क्योंकि आज के दौर का जो समाज है वो इतना सड़ चुका है कि वो दिलीप साहब को भी खारिज कर देता और रफी साहब को भी खारिज कर देता। तो अगर आज के दौर का सिनेमा अगर शुरू होता तो ना दिलीप साहब होते ना रफी साहब होते। तो वो दौर उदारवादी था, वो दौर महान था, वो लोग महान थे, वो धर्म और जाति को बड़ी दूर से नमस्कार करते थे कि भाई इससे कोई उसका वाकफा नहीं होता था। तो ये जितने भी महानतम लोग हैं ये अपनी प्रतिभा से ही महान बने हैं। पाठक साहब की बात से एक बात मुझे और ध्यान में आई कि आप देखिए कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि उन लोगों ने समाज से अपने आत्मसात करते हुए जो कुछ सीखा करा उसको फिर अपनी कला में ढाला, और इसीलिए उनकी कला में एक सहजता थी। और वो लोग समाज के लिए सिनेमा के स्क्रीन, उस समय सिर्फ सिनेमा होता था जो कि एक मनोरंजन का एकमात्र साधन था। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं रेडियो था, लेकिन रेडियो के माध्यम से भी हम लोग सिनेमा के ही गाने सुनते थे तो हमें मनोरंजन होता था। आज विविध प्रकार के, नाना प्रकार के, कई तरीके के उद्योग खुल गए हैं, रास्ते खुल गए हैं, लेकिन जिस तरीके का सामाजिक योगदान इन लोगों का था वो आज के एक्टर्स वगैरह नहीं कर रहे हैं। आप देखिए दिलीप साहब बहुत साल तक ये जो एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड होती थी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, उसके प्रेसिडेंट रहे, और वो साल में 1-2 बार लगातार डेक्कन क्वीन जो बॉम्बे पूना में चलती थी उसमें एक बार जाते थे और एक बार आते थे और झोली फैला के लोगों से पैसा लेते थे, और उससे जो लोग बाग जिनकी की दृष्टिविहीन थे उनके लिए कुछ ना कुछ ऑपरेशंस वगैरह की और कई तरीके की काम किए जाते थे। राज कपूर नेवी बॉल वगैरह करते थे सोल्जर्स वगैरह के लिए, नेवी के लिए पैसे इकट्ठे। सुनील दत्त फ्रंट पे ले जाके लोगों को, रफी साहब को, नरगिस को, सबको ले जाके वहां पे जवानों का मनोरंजन करते। यानी किसी ना किसी प्रकार से ये लोग समाज को कुछ ना कुछ देते थे। आज हमारे एक्टर क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि ये धरती से जुड़े नहीं हैं, ये बड़े सिंथेटिक हो गए। तो ये क्या करते हैं? ये पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी
पूरे के पूरे एक जनरेशन को खराब करते हैं ये दिखा के कि आप पान मसाला खाइए, आप सिगरेट पीजिए। ये बेवकूफ बनाते हैं सरोगेसी एडवर्टाइजिंग करके। हम जानते हैं कि वो लिकर की एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन उसमें नीचे कैसेट लगा दिया जाता है या ग्लासेस लगा दिया जाता है। तो ये लोग वाकई बहुत समझदार, गहरे और इंसानियत से रचे बसे लोग थे। इसीलिए क्या है, जब नौशाद संगीत बनाते हैं या एसडी बर्मन बनाते हैं या शंकर जयकिशन बनाते हैं, वो रफी साहब गाते हैं, वो तलत महमूद गाते हैं, वो दिलीप कुमार या राज कपूर या देवानंद उसको अदायगी करते हैं, तो उसमें सब में, या मीना कुमारी आती हैं, मधुबाला आती हैं, उन सब में क्योंकि एक जहनियत है, इंसानियत है, इसलिए उनका पात्र अपने आप में रच बस जाता है, बहुत प्रभाव छोड़ता है। आज ये सब कुछ आपको एक ऐसा लगता है कि सिंथेटिक सा नाटक हो रहा है, पैसे के लिए हो रहा है। और 15 दिन पहले, फिल्म के आने से पहले, वो जब अलग अलग चैनल्स पे दिखाई देने लग जाते हैं तो आपको लग जाता है कि भाई अब ये प्रोमोस शुरू हो गए, अब फिल्म आने वाली है। दिलीप कुमार साहब को बहुत बहुत प्रलोभन दिए गए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स के, उन्होंने नहीं किया। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं कि सायरा जी ने मुझे कहा, नेहरू जी ने उनको फोन करके कहा कि आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर दें, तो उन्होंने नेहरू जी को मना कर दिया। नेहरू जी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, तीनों ही, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर साहब के। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब आप किसी भी तरीके का LIC का कोई काम करें, मैं उसमें जुड़ने के लिए तैयार हूं, मैं उसमें आके शरीक होऊंगा, लेकिन मैं इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा। और यही कारण है कि आज के एक्टर्स आपको टिन प्रोडक्ट्स लगते हैं। जैसे आपने हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा पी लिया और उसके बाद फेंक दिया, आपने चिकलेट खाई और आपने मुंह से थूक दिया, वही है। और अब तो रिमोट आ गया है, तो आप जिसको चाहें उसको बंद करके फेंक देते हैं। पहले हम उनको विशाल पर्दे पे देखते थे क्योंकि वो वाकई बहुत विशाल व्यक्तित्व के लोग हुआ करते थे। यही मैं समझता हूं हमारी तरफ से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि हम लोग जिस आदमी को पूछते देखते आए हैं, वो दुनिया का सबसे जो बेहतरीन एक्टर्स है उसमें से एक एक्टर था। और हमारे लिए वो गर्व की बात है कि वो हमारी मिट्टी, हमारे वतन के इंसान थे और हमको उनकी फिल्में देखने का मौका मिला और वो हमारे समय में पैदा हुए। और मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि मैं उनसे मिला, उनके परिवार का हिस्सा बना, मैंने उनसे और सायरा बानो जी से गुफ्तगू की कई बार। तो ये अपने आप में धन्य है, क्योंकि ये लोग तो मतलब युग दृष्टा थे और बहुत प्रेरणा दी है इन लोगों ने। और ये हमारे लिए वाकई गर्व की बात है कि वो हमारे देश के थे, हमारे संसार के थे, हमारे समय के थे, और सबसे बड़ी बात हमारे अपने थे। बिल्कुल, बहुत हमारे अपने थे। तो बातचीत काफी हुई है। तो जैसा कि दिलीप जी ने कहा कि आज जो समाज ऐसा बदल गया है, बल्कि उन्होंने कहा सड़ गल गया है, तो इसलिए खारिज कर दिए जाते दिलीप कुमार, मोहम्मद रफी साहब। लेकिन मुझे लगता है चाहे समाज जैसा भी हो, आज दिलीप कुमार, नौशाद, मोहम्मद रफी या गांधी, नेहरू आदि जैसे लोगों की ज्यादा जरूरत है। और आज अगर होते तो समाज में कुछ और वो कंट्रीब्यूट करते किसी और तरह से। हालांकि चुनौतियां बहुत ज्यादा होती। अरे मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि पाठक साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो थोड़ा सा गलत हो गया है। समाज आज भी खारिज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 44 साल से रफी साहब टॉप पे नहीं होते। आज भी सबसे ज्यादा गाने यूट्यूब पे उनके बजते हैं, सबसे ज्यादा उनके बारे में लोग लिखते हैं, सबसे ज्यादा उनको प्यार करते हैं। और आप यकीन मानिए कि हर उनकी पुण्यतिथि पे और उनके जन्मदिन के ऊपर पूरे विश्व में कम से कम 25-50 हजार कार्यक्रम आयोजित होते। कहां पे? फिजी आइलैंड से लेके कनाडा तक और हवाई से लेके हमारे यहाँ जो है ना चंपारण तक, सब जगह होते। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये मेरे को लगता है कि जरूर होता कि आज अगर वो होते
तो वो अपना प्रभाव छोड़ते, लेकिन क्योंकि युग ऐसा बदल गया, युग इतना स्वार्थी और इतना सिंथेटिक हो गया है कि शायद उस तरीके की फिल्में और उस तरीके की कृतियां बनती ही नहीं। कौन बनाता बैजू बावरा, कौन बनाता संगम, कौन बनाता दिल एक मंदिर, कौन बनाता मुगले आजम, मदर इंडिया, प्यासा? तो ऐसे गाने ही नहीं बनते, ऐसी पोइट्री नहीं आती। मुझसे किसी ने पूछा कि आजकल बहुत अच्छी पोइट्री क्यों नहीं लिखी जा रही? मैं 4 भाषाएं जानता हूं, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी। मेरे फादर जो थे वो 9 भाषाएं जानते थे, जिसमें कि पर्शियन, अरेबिक और मराठी, गुजराती भी शामिल थी, सिंधी भी वो बोल लेते। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आजकल लोगों को यही कहता हूं कि जब लोग बाग 24 में से 8-9 घंटे सोते हैं और 16 घंटे मोबाइल और उसमें लैपटॉप में घुसे रहते हैं, कोई आदमी बाहर निकल के पहाड़ को, पेड़ को, घास को छूता नहीं है, किसी पंछी को देखता नहीं है, तो कभी मिट्टी में कोई बच्चा खेलता नहीं है। बच्चों को खेलने के लिए माएं मिट्टी में और पानी में से मना करती हैं क्योंकि कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन उनको मोबाइल थमा देती हैं ताकि वो वीडियो गेम्स में खेले। तो कैसे फिर अच्छी कविता, अच्छी शायरी लिखी जाएगी? जब लिखी नहीं जाएगी तो उसको संगीत में पिरोया कैसे जाएगा? और जब अच्छे संगीत में पिरोया नहीं जाएगा तो गाया कैसे जाएगा? तो जब युग ही बदल चुका है, सब कुछ बहुत सिंथेटिक होता जा रहा है, आर्टिफिशियल होता जा रहा है, हम लोग खाना जो खा रहे हैं वो भी एक तरीके से कितना कुछ उसमें मिलावटी है ये हमें पता नहीं है। पैसे हम पूरे देते हैं, वैसे हम घरों में घुस के लोगों को मारते हैं कि तुम ये क्यों खा रहे हो और वो क्यों खा रहे हो, लेकिन जो सरकार के सामने डिब्बे के अंदर बंद होके मिलावट आती है, दूध जैसी चीज, पनीर जैसी चीज, उसके लिए कोई किसी तरीके का कानून नहीं काम करता। तो जब हम सिंथेटिक युग में हैं, तो सिंथेटिक युग में लोग बाग सब कुछ सिंथेटिक और इमीडिएट काम हो रहे हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा है जिसको कि एटर्नल सोच के किया जा रहा है कि हम ये करें और सदियों तक ये रहे। इसीलिए आपके पुल रोज टूटते हैं, इसीलिए गाली गलौज होती है, इसीलिए मॉब लिंचिंग होती है, इसीलिए जो फिल्में बनती हैं वो इतनी दो कौड़ी की होती हैं कि आप और हम देख ही नहीं पाते, जा ही नहीं पाते, अपने बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस गंदगी को और ज्यादा फैलाने में मदद की है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे टाइम पे ये लोग चले गए। जब रफी साहब 1980 में उनका इंतकाल हुआ था और मुझे आके सवेरे सवेरे मेरे मित्र ने बताया था, तो हम दोनों गले लग के बहुत देर तक रोए थे और 2-3 दिन तक हम खाना नहीं खा पाए। मैं उस समय बिहार में गया हुआ था और मेरे साथ पूरे शहर ने उस दिन एक तरीके से उपवास किया था और हम रोए। आज किसके लिए? कोई पूरा ट्रैफिक रुक गया था, कॉलेज में लोग बागों ने क्लासें छोड़ दी, ये मैंने खुद देखा है पूर्णिया बिहार में। हम इस तरीके से रोए। लेकिन आज क्यों होगा? आज किसी के लिए, किसी के पास समय ही नहीं है। लोग अपने माँ बाप का ये कदर नहीं करते। इसीलिए जब तक युग ऐसा रहेगा और पैसा सर्वोपरि हो गया और कला गौण हो गई तो अच्छा हुआ। तो मैं उस समय कई साल तक बड़ा परेशान रहता था कि रफी साहब चले गए। लेकिन 10-12 साल बाद जब मैंने बप्पी लहरी और आर.डी. बर्मन और कल्याण जी आनंद जी का संगीत और उसके बाद दूसरे जब संगीत सुने लोगों को, तो मैं समझ गया, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ वो अपने सही समय पे चले गए, क्योंकि इस गंदगी से बच गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये समाज उनको नकारता। समाज के पास कुछ उनको देने के लिए या उनको सम्मिलित करने के लिए ही कुछ नहीं था, तो करता क्या? आज दिलीप कुमार साहब कौन सी फिल्म में काम कर सकते थे? इतनी घटिया स्क्रिप्ट को वो खुद फेंक देते। ये वाली बात। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करके। और हम समझते हैं कि जो भी ऐसे देखेंगे वो दिलीप साहब की जाके फिल्में देखेंगे। खास तौर पे जो नौजवान हैं तो जाके देखें दिलीप साहब की फिल्में। इतनी खूबसूरत फिल्में और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अदायगी और अदाकारी तो सीखने को मिलती है, लेकिन इंसानियत और पात्र और कला की जो ऊंचाइयां हैं उनको समझने का भी, उसकी टेक्निक को समझने का भी बहुत बड़ा मौका मिलता है। विप्लव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पाठक साहब आपका भी। मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। बाबू, हम तो सुनते आए हैं कि बड़े लोग बस्ती बसाते हैं, आप इसे उजाड़ना चाहते हो क्या?
हम दंगा फसाद किया है साहब, बराबर हम दंगा फसाद किया है। लेकिन जिस तरह मिट्टी में मेहनत का बीज बोए बगैर पैदावार नहीं हो सकती, उसी तरह रुपए के साथ जब तक मेहनत का मेल नहीं होगा, दुनिया में कभी कोई तरक्की नहीं होगी। मैं उसके मनहूस मुंह पर से अदल इंसाफ का झूठा चेहरा नोच के फेंक दूंगा, ताकि दुनिया उसकी असली और भयानक शक्ल देख सके। मैं तुम्हारे साथ न कोई रियायत कर सकूंगा न हमदर्दी। अगली बार तुम एक बाप से मिलोगे या पुलिस अफसर से, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा। अरे साहब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, अस्पताल पहुंचा दो भाई। ए भाई साहब! और जरा बीच में पिस्तौल उठाए, पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। कहता है धिक्कार है तुम पर सांगात, धिक्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके।